हेलो बच्चों। तो आज हम लोग 11th का फर्स्ट चैप्टर जो यूनिट एंड डायमेंशन है वो स्टार्ट करें। तो यूनिट एंड डायमेंशन बेसिकली फिजिक्स को समझने के लिए काफ़ी जरूरी है। ठीक है। ये पूरा फर्स्ट चैप्टर काफ़ी इजी है। कॉन्सेप्ट इसके बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका यूज जो है वो मतलब पूरे चैप्टर में होता है। ऑब्वियसली यूनिट एंड डायमेंशन बेसिक्स। ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स का। व्हाट इज, ठीक है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं और समझते हैं फिजिक्स। जब पूछा जाए व्हाट इज फिजिक्स, तो बोलेंगे फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स लॉज ऑफ इट्स लॉज, राइट, जो इसको गवर्न करता है। फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि बेसिकली जो नेचर है उसको कितने मतलब बहुत सारे लॉज जो है जिसके जिन लॉज पे फिजिक्स के बहुत सारे जो फेनोमेना आता है वो बेस्ड, हम बेसिकली वही स्टडी करते हैं। अगर एक बेसिक एग्जांपल लें, तो हम बात कर सकते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल। हम एग्जांपल लेते हैं चेस गेम। ठीक है। चेस आप सबने खेला होगा। ठीक है। चेस क्या है? अब देखो यहाँ पे चेस है। चेस में यहाँ पे क्या है? अगर इसको बात करें तो ये क्या है हमारा? ये हो गया हमारा किंग। इसको बोल सकते हैं हम किंग। ये हो गया हमारा किंग। ये है क्वीन। ये हो गया बिशप। ये हो गया नाइट। और ये हो गया रुक, राइट। और ये हो गया पॉन्स। दोनों साइड में एक ब्लैक है एक व्हाइट। अब हम अगर सपोज एक प्लेयर ए है और एक प्लेयर बी, ठीक है, ये हो गया प्लेयर बी, ये हो गया प्लेयर ए, कोई दिक्कत? ये दोनों चेस खेलना स्टार्ट करते हैं और हम है ऑब्जर्वर। क्या है? ऑब्जर्वर। अब अगर हमें कुछ नहीं आता, ठीक है, हम मान लो कि हमें कुछ नहीं आता, हम देख रहे हैं इनको गेम खेलते हुए और हम ऑब्जर्व करके सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि गेम कैसे खेलते हैं। तो हमने देखा कि प्लेयर ए ने प्लेयर बी ने पॉन को स्टार्ट किया, तो उसने क्या किया, पॉन को यहाँ भेजा। तो ये जो पॉन है यहाँ आ गया और इनका प्लेयर बी ने पॉन को यहाँ किया। देन प्लेयर ए ने ये अपने पॉन को यहाँ कर दिया। सपोज इसने एक पॉन को यहाँ। अब हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है कि अच्छा, ये जो पॉन है, हम दो, जो ये दो बॉक्स है ये चल रहा है। ठीक है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन के हिसाब से पहले हमारा क्या हुआ, हमने किया ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हमारा पहला स्टेप क्या था, हमने ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन पे हमने कुछ कंक्लूजन निकाला। ठीक है। ऑब्जर्वेशन के बेस पे हमने कुछ कंक्लूजन निकाला। ठीक। अब उस कंक्लूजन को हमने फिर ट्राई किया, यानी कि एक्सपेरिमेंट किया। इसको दूसरा बताओ, हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करके देखा, एक्सपेरिमेंट किया हमने। अब एक्सपेरिमेंट करके फिर हमने नोटिस किया, हमने मतलब ऑब्वियसली हम तो खेल नहीं रहे, तो हमने सोचा कि अच्छा, अब इसके बाद दूसरा कोई चलेगा तो वो कौन दूसरा घर ही चलेगा, मतलब दो बॉक्स ही वो चला जाएगा। फिर हमने नोटिस किया कि नेक्स्ट टाइम जब चला गया फोन तो उसने क्या किया, इसने एक ही बॉक्स को use किया। तो हमारा जो पहला ऑब्जर्वेशन से हमने जो कंक्लूजन निकाला कि फोन दो घर चलता है, दो बॉक्स चलता है, नहीं, फोन चल रहा है एक, पहले इसने स्टार्ट किया दो, उसका उसने एक ही चला और वो सीधा चल रहा है ना। ये भी फोन आगे बढ़ेगा तो एक ही जाएगा, ये फोन आगे बढ़ेगा तो एक ही आएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमने कुछ कंक्लूजन निकाला, फिर हमने उसको टेस्ट किया। कंक्लूजन को एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट किया, वो सही हुआ गलत हुआ, ठीक है, उसको हम रेक्टिफाई करते हैं एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है। और फिर फाइनली हमने बहुत बार एक्सपेरिमेंट करते, मतलब क्योंकि हर बार तो ये पहुंच चल रहे हैं तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट ही हो रहा है। हमने कुछ सोचा, फिर हमने नोटिस किया कि ये वो कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमारे जो हमने सोचा है, जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है, कंक्लूजन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा। जब हमने देखा तो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा था। तो हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जो मतलब बेसिकली हम सोच ही रहे हैं यहाँ पे।
हमने सोचा कि अच्छा ये होगा, ये पॉइंट चलेगा तो एक ही बॉक्स होगा, ये पॉइंट चलेगा तो दो बॉक्स होगा, एक बॉक्स होगा, या सीधा चलेगा या टेढ़ा चलेगा, मतलब उस हिसाब से। और जो हमने अपने अ, जो हमारा कंक्लूजन था, जो हमने सोचा था उसके अकॉर्डिंग ये नहीं चला, तो फिर हमने अपने कंक्लूजन को करेक्ट किया। ठीक है। और बाद में फिर हमने इसको देखते देखते समझ में आया कि नहीं, जब भी चलेगा तो स्टार्टिंग में सिर्फ वो दो बॉक्स चलता है, पर बाद में वो सिर्फ एक ही बॉक्स चलता है, आगे आगे बढ़। तो इस एक्सपेरिमेंट के इन एक्सपेरिमेंट से हमने क्या निकाला, कंक्लूजन निकाला, और उसको वो हमने फॉर्मुलेट। ठीक है। तो वहां से हमने लॉज, वहां से हमारे पास क्या गया, तो एक हो गया हमारे पास इवन। इन चारों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, यही होता है फिजिक्स। ठीक है। आप बोलोगे सर हम चेस खेलते खेलते फिजिक्स में कहाँ आ गए? देखो समझो बात, फिजिक्स में हमने जो भी लॉज देखा है, जैसे कि सिंपल सा ग्रेविटेशन के बारे में, न्यूटन के बारे, ग्रेविटेशन जो लॉ है वो न्यूटन साहब ने डिस्कवर किया था। ठीक है। तो वहां पे उन्होंने बेसिकली क्या किया, एक इवेंट हुआ, ऑब्वियसली बॉल नीचे गिर रहा है, जो एप्पल था वो नीचे गिरा। ठीक है। तो वो एक इवेंट था, उस इवेंट के जो न्यूटन था उसने देख तो सब रहे थे, और उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया, और उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है। और उन एक्सपेरिमेंट से फिर एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला, और उनने लॉस ऑफ ग्रेविटेशन। समझ में आई बात? तो यही है फिजिक्स। इवेंट होता है, एक नेचुरल इवेंट हुआ, उसके बेसिस पे हमने ऑब्जर्वेशन देखा कि अच्छा ये हो रहा है, तो अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमने कुछ कंक्लूजन निकाले, उसको फिर टेस्ट किए एक्सपेरिमेंट करके, सही हुआ गलत हुआ सबको हमने लिखते गए, बाद में जब हमारा एकदम सही सही अप्रोक्सीमेटली हम क्लोज पहुंच गए, तो हमने लॉज बनाए। और ये है पूरा। तो हम आगे चल के इन्हीं के बारे में बात करें। समझ में आई बात अच्छे से फिजिक्स के? अब आगे बढ़ो। तो इसके बाद आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में हमारे पास आता है फिजिकल, फिजिकल क्वांटिटीज होते क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जो कि किसी भी फिजिक्स के लॉ में डिफाइन करने या फिर एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। जैसे कि मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब क्या है, फिजिकल। ठीक है। समझे? अब फिजिकल क्वांटिटीज भी तीन तरह की। फिजिकल क्वांटिटीज को भी हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान। फिजिकल क्वांटिटीज को भी हमने तीन टाइप में डिवाइड किया। क्या क्या है? पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड फिजिकल। ठीक है। इनके बारे में हम वन बाय वन जानते हैं। तो पहले बात करते हैं फंडामेंटल फिजिकल। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो एक तो फिजिक्स को डिफाइन करते हैं, फिजिकल जो हम डिफाइन करने वाले हैं फिजिकल, उसको एक्सप्रेस करती है, डिफाइन करती है। साथ ही साथ ये किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है, किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है। ठीक है। इनको कहते हैं हम फंडामेंटल फिजिकल। क्या हुआ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो फिजिक्स को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं, फिजिकल लॉ कह सकते हैं, उनको डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ये किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते। क्लियर? देयर आर ओनली सेवन सच फिजिकल क्वांटिटीज, ये हम कह सकते हैं। तो केवल सेवन नंबर, सेवन ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? अब ये क्या क्या है? तो मास, पहला मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है। क्लियर? याद रहेगा ये होगा। अब आगे बढ़ने, आगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानना है पहले और चीज। और हमारा फिजिकल क्वांटिटीज है तो हमें उसको मेजर भी करना है। ठीक है। अब मास है, मास को मेजर करना पड़ेगा। या लेंथ है, लेंथ, लेंथ हमारे पास आ गया तो हमें पता पता चल रहा कितना लेंथ है। फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें, अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है? सपोज मैं तुमसे पूछूं तुम्हारी हाइट क्या है, तुम क्या? ऑब्वियसली कोई बोलेगा 5 फीट, कोई बोलेगा
102 सेंटीमीटर या 150 और 160 170 ऐसा करके सेंटीमीटर होता है। कोई बोलेगा किलोमीटर में, या कोई बोलेगा कि मेरी हाइट 15 kg है। नहीं ना, मतलब क्या होगा यहाँ पे ना, हमें ना, अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, यूनिट। यूनिट्स। तो हम आगे बढ़ने से पहले हम यूनिट्स के बारे में बात करें। तो यूनिट्स क्या आते हैं, तो यूनिट्स होते हैं स्टैंडर्ड मेजर ऑफ फिजिकल, स्टैंडर्ड मेजर ऑफ फिजिकल। ठीक है। अब यूनिट्स के भी मतलब कई कैटेगरीज है, किसी कितने टाइप के यूनिट्स होते हैं। ठीक है। तो उसमें बात कर लेते हैं एमकेएस यूनिट सिस्टम। अब ये यूनिट सिस्टम क्या होता है, यूनिट सिस्टम होता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। इस सिस्टम में डिफरेंट यूनिट, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के लिए एक सेट ऑफ यूनिट्स है, वही यूज किए जाते हैं। इस तरह से बनता है यूनिट सिस्टम। ठीक है। एमकेएस सिस्टम एमकेएस में क्या हो गया, एम फॉर मीटर, मीटर, राइट, के फॉर केजी, और ये हो गया एमकेएस सिस्टम। मास, लेंथ के लिए हम मीटर यूज करेंगे, मास के लिए किलोग्राम यूज करेंगे, और टाइम के लिए सेकेंड यूज करेंगे, सेकेंड। ठीक है। फिर आता है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में क्या होता है, ये होता है फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम। इसे लेंथ के लिए हम फुट यूज करते हैं, मास के लिए पाउंड यूज करते हैं, और टाइम के लिए सेकेंड यूज करते हैं। फिर आता है हमारे पास सीजीएस यूनिट सिस्टम। सीजीएस यूनिट सिस्टम भाई क्या होता है, तो सीजीएस यूनिट सिस्टम में हम लेंथ के लिए सेंटीमीटर का यूज करते हैं, इसके लिए सेंटीमीटर। मास में हम ग्राम का यूज करते हैं, यूनिट, ग्राम एज ए यूनिट यूज करते हैं, और टाइम के लिए हम सेकेंड का यूज करते हैं। ये हो गया सीजीएस। ठीक है। इसके अलावा कई और यूनिट सिस्टम है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम का यूज किया जाता है। तो अब इसमें कंफ्यूजन होती है। ऑब्वियसली अब मैंने कोई चीज को मेजर किया सीजीएस सिस्टम में, तो मेरे पास अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो वो डिफरेंट वैल्यूज होगा इस यूनिट सिस्टम में। किसी ने एफपीएस सिस्टम में और किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया है, तो उसके पास डिफरेंट वैल्यूज होंगे। अगर हम दोनों अपने एक्सपेरिमेंट को कोलेबरेशन में करेंगे, राइट, तो प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि हम, हमारे पास मैंने कोई जो एक्सपेरिमेंट किया है या मैंने जो चीज कैलकुलेशन की है वो डिफरेंट यूनिट सिस्टम में किया है। सपोज जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ कि मेरी हाइट 5.4 इंच है। ठीक है। और सेंटीमीटर में ये 158 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स। अब एक बंदे ने 158 सेंटीमीटर, है ना, अचीव कर लिया सेंटीमीटर में। ये होता है ना 162 सेंटीमीटर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। ठीक है। तो अब प्रॉब्लम है, अगर मैंने सपोज मैं यहाँ सीजीएस सिस्टम यूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ रहे वैल्यूज कितनी है, 162। और अगर मैं फुट पॉइंट सेकंड यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास 5.4 इंच आ रहा है। तो नंबर वैल्यूज डिफरेंट है। तो यहाँ पे अर्ज हुई ना कि हम एक स्टैंडर्डाइज यूनिट सिस्टम यूज करें, तो सभी जगह पूरे वर्ल्ड में सेम यूनिट सिस्टम पे हम काम कर सके। जो मेरे पास वैल्यू है वो भी वहाँ वैल्यू नहीं, उनका भी वो कैलकुलेशन करेंगे उस यूनिट सिस्टम, तो उनका भी वही वैल्यू है। तो यहाँ पे यूनिट आया ऐसा यूनिट सिस्टम। ठीक है। फ्रेंच वर्ड है सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनिट्स, यहाँ से वर्ड लिया गया एस एम सिस्टम, जनरल में कह सकते हैं स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम, राइट। तो ऐसा यूनिट सिस्टम है, क्लियर। हम जितने भी फिजिक्स में भी कैलकुलेशन करेंगे ना, मोस्टली हम एसआई सिस्टम में करेंगे या फिर सीजीएस सिस्टम में, यही दो सिस्टम यूज करेंगे। क्लियर। कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन एफपीएस में भी आएगा, लेकिन यही दो यूनिट सिस्टम हम यूज करने वाले हैं जनरल। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम एसआई सिस्टम में थोड़ा सा बात करते हैं। तो जो एसआई सिस्टम है, जितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, उनका एसआई यूनिट होता है रिस्पेक्टिवली
मास के लिए हम किलोग्राम यूज करते हैं, ठीक है। मास का किलोग्राम होगा। लेंथ के लिए हम मीटर का यूज करते हैं। टाइम के लिए सेकंड का यूज करते हैं। टेम्परेचर के लिए केल्विन का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडल। अब ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल आप केमिस्ट्री में काफी पढ़ोगे, मैं बताऊंगा सर क्या होता है। बट ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये हम 12th में जानेंगे, राइट। पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल ऑफ फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में काफी ज्यादा पढ़ा, ठीक है, वहाँ पे क्लियर हो गया। तो ये सारा क्लियर हो गया। यूनिट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट ऑफ फिजिकल, कैसा यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं की प्रॉपर्टीज ऑफ। तो की प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट क्या होता है कि उनकी जो यूनिट होते हैं उनकी की प्रॉपर्टीज क्या कहती है। तो ये बहुत ईजी है, बस सिंपल सिंपल समझ लो। जैसे जैसे सुटेबिलिटी ऑफ और साइज, मतलब कि जो यूनिट हम जो भी चूज कर रहे हैं, अब कोई भी हम यूनिट कैसे डिसाइड करें। तो सिंपल है कि उसका साइज ना तो बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ना तो बहुत छोटा। अगर मुझे सपोज अपने पेन की, जैसे पेन है, इसकी लेंथ, तो क्या मैं इसका यूनिट क्या रखा, मुझे मेजर करनी हो तो मैं बोलूँगा ये पॉइंट समथिंग समथिंग किलोमीटर है, ऐसा तो नहीं बोलूँगा। इसको लेंथ को मेजर करने के लिए या तो मैं सेंटीमीटर यूज करूंगा या तो मीटर यूज करूंगा, है ना। तो जो यूनिट होता है जिसको हम यूनिट जो यूज करेंगे वो सुटेबल होना चाहिए साइज के लिए, या तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना तो ज़्यादा छोटा होना चाहिए। दूसरा, वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। वेल डिफाइंड कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कोई कंफ्यूजन ना हो कि मेरे लिए जो मैं जो यूनिट यूज कर रहा हूँ, मेरे लिए उसका डिफरेंट वैल्यू हो, और आप जो यूज कर रहे हो उसके लिए वो यूनिट का डिफरेंट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यूपी बिहार में ना लेंथ मेजर करने के लिए अगर कहीं जाओगे आप मार्केट में और आपको वो रस्सी खरीदनी, बड़ी वाली रस्सी थी मोटी वाली, वो खरीदनी, तो वहाँ पे ना वो हाथ का यूज करते हैं, ठीक है? बोलते हैं कि 5 हाथ रस्सी ले लो, 10 हाथ रस्सी ले लो, ऐसे। तो अगर जाओगे और उन्होंने कहा कि हाथ से हम रस्सी खींच रहे हैं, तो 10 हाथ रस्सी, तो जिस बंदे के हाथ लंबे लंबे हो, वो तो ज्यादा रस्सी ले जाएगा, और जिसके छोटे हो तो वो तो कम रस्सी ले पाएगा। अब ये यूनिट वेल डिफाइंड नहीं है। एक हाथ का मतलब कितना ही मतलब एक्चुअल कितना ले, ठीक है। तो डिफरेंट पर्सन का हाथ का लंबाई, हाथ की लंबाई ज्यादा होगी, डिफरेंट होगी, छोटी होगी किसी की, बड़ी होगी, तो उससे कंफ्यूजन हो। इसीलिए एक वेल डिफाइंड होना चाहिए कि अगर मैं मीटर बोल रहा हूँ तो मेरे 1 मीटर का मतलब है कितना ले, ठीक है। 1 मीटर मैं बोलता हूँ तो उस मीटर का, 1 मीटर का मतलब कितना, किस लेंथ को हम 1 मीटर बोल रहे हैं, ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 1 kg बोल रहा हूँ तो 1 kg मतलब कितना मास को 1 kg बोल रहे हैं, ये एक वेल डिफाइंड, ठीक है। तो ये जो यूनिट्स होते हैं, जो भी हम यूनिट्स यूज कर रहे हैं, करते हैं या करने करेंगे, उसका उसको होना चाहिए क्या, वेल डिफाइंड, प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया एक की प्रॉपर्टी। तीसरा हो गया यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। उस यूनिट को सभी लोगों का एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इस यूनिट को मान रहा हूँ आप मत मान। अगर एक यूनिट हो जिसको सभी लोग एक्सेप्ट करें, सबके लिए एक्सेप्टेबल, तो यूजर फ्रेंड, ये भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कोई यूज ले और वो सबके लिए कैलकुलेशन करना, उसका यूज मतलब उसका यूज करना, उस यूनिट का यूज करना डिफिकल्ट हो, सभी लोग इजीली यूज कर पाए, इसलिए उसको यूजर फ्रेंडली भी बनाया जाए। इनवेरियंस मतलब कि डिफरेंट फिजिकल चेंजेस से, वेदर के चेंजेस से, अगर अदर फिजिकल जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, इनके चेंज से फिजिकल क्वांटिटीज जो है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो उस यूनिट में चेंज नहीं होगा, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के चेंज होने से उस यूनिट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इनवेरियंस, ये भी की प्रॉपर्टी होता है यूनिट का, ये होना ही चाहिए। मतलब अगर सराउंडेड फिजिकल क्वांटिटीज के या चेंज होने से यूनिट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी मतलब कि सभी के पास इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अ, अगर हम लेट से कि मैंने बोल दिया कि मास का यूनिट जैसे अभी 1 kg, आप 1 kg का मेजरमेंट अब करने जाते हो तो 1 kg का वो होता है ना,
अभी तो डिजिटल वेइंग मशीन आ गए हैं, बट पहले क्या होता है कि एक लोहे का, उसको हम भी बोलते हैं बटखरा, वो होता था मेजर करने के लिए, राइट? आपने देखा होगा, ऐसा करके एक्सेल का मशीन, ऐसा होता होगा, और इस पर लिखा होता था 1 kg 2 kg 5 kg ऐसा। तो ये मतलब ये यूज करते थे डिफरेंट शॉपकीपर्स जो है ना, किसी सामान को वेट करते, राइट, उसको मेजर करते हैं उसका, उसके पास, क्लियर? तो ये एक्सेसिबल था सबके लिए, इजीली अवेलेबल था, इसलिए सब लोग इजीली इसको यूज कर सकते। तो ये हो गया एसेसिबिलिटी। ठीक है, अगर स्केल की बात करें, लेंथ मेजर करना है, सभी के पास स्केल होता है। हमारे पास एक स्केल होता है, स्केल में हम एक सेंटीमीटर स्केल होता है जिसमें, तो अब ये स्केल इजीली अवेलेबल है, हम इसका इजीली यूज कर सकते हैं। सभी को अगर मैं बोलूँ कि 1 सेंटीमीटर केक लाइन की, सबके पास स्केल है, सब लोग स्केल का यूज करके मेजर कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, राइट? तो इजिली एक्सेसिबल होना चाहिए। फिर आता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब कि जो यूनिट हम मेजर कर रहे हैं वो रिप्रोड्यूस इजिली, अगर हम यूनिट डिफाइन करते हैं तो उसको इजिली कॉपी किया जा सकता है, राइट? जैसे कि मैंने वही ये स्केल की बात करते हैं, 15 सेंटीमीटर का हमने एक स्केल बनाया, तो ये इजिली बना सकते हैं, 15 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर इजिली मेजर करके हम बहुत सारे स्केल को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और सभी जगह पर सेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ये सभी जो है ना की फीचर से प्रॉपर्टीज यूनिट। ठीक है, क्लियर? कहीं से कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब अभी तो हमने बस बात कर लिया यूनिट्स का, ठीक है? यूनिट्स क्या होता है? स्टैंडर्ड मीजर फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इसका यूज किया होता है। और यूनिट होते हैं तीन तरह, यूनिट मतलब यूनिट, सॉरी, यूनिट का यूनिट सिस्टम का यूज करते हैं, एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस और एसआई सिस्टम। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के जो एसआई यूनिट्स है वो हमने बात करी, ठीक है? और की प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक के बारे में भी हमने जाना। अब हम बात करते हैं, हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? एज इट्स नेम सेज, वो फिजिकल क्वांटिटीज जो एक या एक से ज्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, उनको कहते हैं डेराइव्ड फिजिकल। इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, हम सब ने पढ़ा होगा स्पीड के बारे में। स्पीड सबने पढ़ा है, राइट? स्पीड क्या होता है? स्पीड के बारे में अगर बात करें तो स्पीड होता है क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन, अब डिस्टेंस क्या है क्या? एक फिजिकल क्वांटिटीज हो गया लेंथ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? लेंथ। और इन दो फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं? अगर हम बात करें स्पीड के बाद एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता था? वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ भी ये, और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी मतलब स्पीड के जैसा ही होता है, राइट? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और डिस्प्लेसमेंट होता है क्या? लेंथ अपॉन टाइम, राइट? तो बेसिकली एक्सेलरेशन भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। अब बात कर ले, आगे हमने मोमेंटम भी पढ़ा होगा। मोमेंटम बराबर क्या होता था? फोर्स, राइट, सॉरी, मोमेंटम हमने पढ़ा था मास इनटू वेलोसिटी, राइट? तो यहाँ पे मास एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, वेलोसिटी एक वेलोसिटी अदर हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। इस तरह की जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनको कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल। क्या कहते हैं? डिराइव्ड फिजिकल। क्लियर हो गया? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का हम यूनिट कैसे डिफाइन कर लेते हैं? तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस का यूनिट होगा मीटर, और इसका सेकंड। तो हमारे पास स्पीड का यूनिट याद करो क्या होता है? मीटर पर सेकंड, है ना? उसी तरह से एक्सेलरेशन, अब वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? स्पीड का यूनिट ही होता है। तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय सेकेंड, दो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का यूनिट क्या होता था? केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। ये हो गया मोमेंटम का, राइट? तो ये सभी हो गए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे आगे, बहुत सारे डिराइव्ड फिजिकल। बेसिक आइडिया भी है कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है।
ठीक है। अब आगे बात करते हैं ना सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। देखो, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, स्पेशली दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो अ, ना तो हम उनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में रख सकते हैं ना डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो डायमेंशन ले सकते। डायमेंशन क्या होता है आगे बताऊंगा। अभी मैं जिस दो होते हैं जिनका, एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है इसको कहते हैं प्लेन एंगल, और दूसरा होता है सॉलिड। क्या होता है? सॉलिड। दोनों एंगल ही, ठीक है, प्लेन एंगल और सॉलिड, ये दोनों है सप्लीमेंट्री फिजिकल। ठीक है। अब प्लेन एंगल को हम मेजर कैसे करें? अभी तक हम पढ़ते हैं एंगल। तो सपोज ये है हमारा टोल है, ये है, इसको कहते हैं ना एंगल। तो इसको हम कैसे मेजर करते हैं? तो इसको अगर मेजरमेंट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसको मेजर करने के लिए क्या करें? कितना करें? वो भी radius, और इसको एक सर्कल, ये सर्कल बनेगा, और मान लो कि सर्कल, और ये radius, ये तो ये साइड होगा, ये क्या होगा? आर। और ये मान लो प्लेन एंगल बराबर क्या होगा? प्लेन एंगल, ये आर्क का लेंथ, यानी कि अब आर्क लेंथ भी हमारा एक मीटर ही होगा, और रेडियस भी हमारा मीटर ही होगा, कैंसिल हो, तो कोई यूनिट नहीं है कि नहीं? तो जो जनरल यूनिट्स है जो हम ऐसे जनरल ऐसा यूज करते हैं, वो इसके लिए हम यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे प्लेन एंगल, इसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक जो इसका यूनिट होता है वो होता है रेडियन। यहाँ हम यूज करते हैं रेडियन। रेडियन। तो जो हमारे पास प्लेन एंगल है उसको क्या कैसे मेजर करते हैं? ये होगा हमारे पास प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को मेजर कैसे करते हैं? आर प्लस बाई रेडियस। और प्लेन एंगल का यूनिट क्या रखते हैं? नॉर्मली अगर हम एंगल को मेजर करना हो तो हम यूनिट यूज करते हैं डिग्री। क्या यूज करते हैं? डिग्री। ये जनरल यूनिट है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? रेडियन। ठीक है। ये हो गया प्लेन एंगल। अब ठीक है, यहाँ पे मैं प्लेन एंगल के बारे में एक और चीज बता रहा था। तो यहाँ से हमारे पास आ सकता है कि 1 रेडियन बराबर क्या होगा? अगर आर्क लेंथ और रेडियस दोनों बराबर हो जाए, इफ आर्क लेंथ एंड रेडियस इज सेम, इफ आर्क लेंथ एंड रेडियस आर सेम, ये जो लेंथ है और ये रेडियस का लेंथ सेम हो जाए, तो हमारे पास प्लेन एंगल का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 रेडियन, है ना? तो 1 रेडियन कब होगा? 1 रेडियन is the angle subtended by r whose length is equal to radius। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? ये हो गया 1 रेडियन, है ना? रेडियस बाय रेडियस करेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पे आता है कि इस पे कन्वर्जन कैसे, क्योंकि हम नॉर्मली डिग्री में मेजर करते हैं और हमें बताना है रेडियन में। तो यहाँ पे देखो, सिंपल सा, कि अगर हमारे पास एंगल, ये एंगल ले लेते हैं, इस पूरे अगर हम्म, ये पूरा एंगल प्लेन एंगल की बात करें तो ये क्या है हमारे पास? 180 डिग्री। और अगर रेडियन के फॉर्म में बात करें तो ये एंगल कितना हो? यहाँ आर्क लेंथ कितना हो जाएगा? यहाँ पे आर्क लेंथ हो जाएगा इस जगह, ये है 180 डिग्री।
और आर्क लेंथ रेडियन के टर्म में बात करें तो डिग्री है, और आर्क लेंथ तो 2 पाई आर, सॉरी पाई आर, पाई आर और रेडियस, यानी कि हमारे पास हम बोल सकते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। ये यूज करेंगे हम कन्वर्जन, ठीक है। अगर मुझे बताना है कि एक रेडियन वो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो या फिर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो हम ये कन्वर्जन का टैक्टिस यूज कर सकते हैं। ये जैसे कि अगर मुझे बताना है 90 डिग्री बराबर क्या हो, तो 90 डिग्री इक्वल टू होता है पाई/2 रेडियन। 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो पाई/3 रेडियन, राइट। उसी तरह से 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। तो हम यही 90 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई/2 रेडियन, ठीक है। इस तरह का कन्वर्जन यूज कर सकते हैं, यही यूज करें। फिर बात करते हैं सॉलिड। सॉलिड एंगल क्या होता है, तो सॉलिड एंगल होता है 3D एंगल। जो दूसरा ये सॉलिड एंगल क्या होता है, ये है हमारे पास एक ये है हमारे एक ट्रायंगल। अगर हम इसको इमेजिन करो रोटेट करें, तो हमारे पास एक 3 डायमेंशनल शेप बन जाए, राइट। अब इसका जो ये एंगल 3 डायमेंशनल, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सोलिड। ये सोलिड एंगल क्या होता है, 3D एंगल क्या होता है, 3D। और इसको इसका यूनिट होता है, राइट, टेरेड, टेरेडियन, राइट। और कहीं कहीं इसको हम ओमेगा से भी यूज करते हैं, ओम से भी, ओम से भी इस तरह की जगह को यूज करते हैं, ठीक है। पर यूनिट तो क्या होता है, टेरेड, ठीक है। ये क्या हो गया, 3D है। तो दो हमें समझ में आ गया। और बेसिकली ये होता है क्या, तो ये होता है सरफेस, सॉलिड एंगल बराबर जो है, सॉलिड एंगल, सरफेस बाय, हाँ सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल बराबर होता है ये जो है एरिया सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, राइट, डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है यहाँ से जिस पॉइंट पे सॉलिड एंगल। अब ये सरफेस एरिया है ना, इस आर पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है? मतलब ये जो आर है सरफेस एरिया पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। समझ में आई बात, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा ऐसे है, फ्लैट है, तो सरफेस एरिया क्लियर पता चलता है। अगर ऐसे अगर हम ये ऐसे करके कट भी होता, तो भी हमारा एंगल तो यही रहता है ना। तो हमारे पास हमेशा हम क्या करेंगे, इस सरफेस एरिया को इमेजिन करो कि एक सरफेस एरिया हमारा ऐसा, और कि ये ऐसे करके कटिंग हो, ऐसा कटिंग, उसमें तो एंगल यही रहता ना, ये तो एंगल चेंज नहीं होता, फोन का ये एंगल चेंज नहीं होता। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें याद रखना है कि ये जो एरिया है, ये एरिया का ये कॉम्पोनेंट है। आगे इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। जहाँ जरूरत होगा सोचना नहीं, बेसिकली इसलिए ये होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जब भी पढ़ते हैं तब यहाँ तो ज़्यादा यूज होता है। अभी इसके ज़्यादा यूज नहीं होगा, जहाँ जरूरत होगा हमें इसको और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। पर फिलहाल के लिए इतना समझ होता है कि सॉलिड एंगल बराबर क्या होता है, सरफेस एरिया डिवाइड बाय आर, राइट। और ये सरफेस एरिया जो है, सॉरी आर स्क्वायर, सिर्फ आर नहीं, आर स्क्वायर। और ये जो सरफेस एरिया है इस आर, तो जो मतलब आर जो डिस्टेंस है आर, उस पर ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।